श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा करोतु दीर्घायुः विष्णुः कूर्जाच्च सम्पदां हरो रक्षतु गात्राणि जस्यैखा जन्म पत्रिका। आपका जन्म समय 14/10/1973 दिनांक है और जन्म समय है 7:07 PM। जन्म स्थान इंदौर मध्य प्रदेश। ये भारतीय स्टैंडर्ड जन्म समय है और देशांतर वेलांतर करणोपरांत आप मेष लग्न के जातक हुए, साथ ही आपकी जन्म राशि भी मेष ही है। आप सबसे पहले अपने नवग्रहों के बारे में जानकारी कर लें कि लग्न में चंद्रमा और मंगल, चंद्रमा 29 डिग्री पर और मंगल 11 डिग्री पर, मंगल वक्री अवस्था में है। लेकिन मेष राशिस्थ मंगल और चंद्रमा के योग से पंच महापुरुष के अंतर्गत एक रोचक नामक राजयोग होता है जो आप पर लागू है। दूसरे स्थान जो धन का होता है इसमें कोई ग्रह नहीं है और तीसरे पराक्रम छोटे भाई सहज का होता है, इसमें शनि 11 डिग्री पर में है और केतु 8 डिग्री पर में है, लेकिन ये भी वक्री हैं। चौथे स्थान में कोई नहीं, पंचम स्थान में कोई नहीं, छठे स्थान में सूर्य 27 डिग्री पर में है और सप्तम स्थान में बुध 21 डिग्री पर विद्यमान है। अष्टम स्थान में शुक्र जो आयु का घर होता है ये वृश्चिक राशि में स्थित 12 डिग्री पर पावर लेकर बैठे हैं और राहु नवम भाग्य स्थान होता है, इस घर में वक्री होकर 8 डिग्री पर विद्यमान है। गुरु 9 डिग्री पर में है जो मकर राशि है, 11 में कोई नहीं, 12 में कोई नहीं। यही आपका जन्म कुंडली का मुख्य आधार हुआ। आप कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म है और इस आधार पर आप मेष राशि हैं। अ अक्षर से अमृत, अविनाश, अमरजीत इत्यादि कुछ भी अ अक्षर से आप नाम रख सकते हैं। अ अक्षर ही आपका प्रधान है और क्षत्रिय वर्ण के आप जातक हैं। चतुष्पद वैश्य है, पूर्व युंजा और अग्नि हंसक, मेष योनि, वानर योनि बैल, राशि का स्वामी मंगल और राक्षसगण तथा अंत्य नाड़ी के आप जातक विद्यमान हैं। आपका जन्म कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में होने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि कृपणः पाप कर्मा च क्षुधालुर्नित्य पीडिता अकर्म कुरुते नित्यम कृतिका संभवो नरः। अर्थात कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण आप कृपण, पापी, क्षुधा से पीड़ित, दुखी और असत कर्म करने वाले जातक होंगे। मेष लग्न में जन्म होने के कारण आपका भृगु ऋषि का कहना है कि दुबले पतले शरीर वाले आप होंगे, अधिक बोलने वाले होंगे, स्वभाव में उग्रता रहेगी, उग्र स्वभाव के आप जातक होंगे, रजोगुणी होंगे, अहंकारी होंगे, चंचल स्वभाव होगा, बुद्धिमान, धर्मात्मा, लेकिन अत्यंत चतुर आप होंगे और अल्प संततिवान, अधिक पित्त वाले, सब प्रकार के भोजन करने वाले, यूँ कहूँ कि सर्वभक्षी भी कहने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उदार, कुलदीपक तथा स्त्रियों से अल्प स्नेह अथवा द्वेष करने वाले। आपके शरीर का रंग कुछ लालिमा लिए हुए होगा। महर्षि की कहना है कि आपके 6ठे, 8वें, 15वें, 21वें, 36वें, 40वें, 45वें, 56वें तथा 63वें वर्ष में शारीरिक पीड़ा एवं कष्ट हानि, धन हानि का सामना करना पड़ेगा। ऐसे आपको अपनी आयु के 16वें, 20वें, 28वें, 34वें, 41वें, 48वें तथा 91वें वर्ष में धन की प्राप्ति, वाहन सुख, भाग्य वृद्धि आदि विविध प्रकार के सुख लाभ एवं आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे दूसरे मत से
आपके जन्म के समय में 2 या 3 उपसूतिका, मातृकष्ट, माता का सिर पूर्व या पश्चिम पादप, प्रसव गृह के पूर्व भाग में जन्म, मातृ वस्त्र, रक्त, भोजन, मिष्ठान और जन्म समय में आप रोए हुए होंगे। कष्टल वर्ष से संबंधित यदि जानकारी करना चाहें तो 4, 11, 16, 48, 58 माह वर्ष आपके लिए कष्टकारक है। आप मध्यायु हैं, स्वरूप रक्त गौरवर्ण है और तेज स्वभाव है। महर्षि का कहना है कि मेष लग्न के जातक प्राय दुबले पतले हुआ करते हैं, गर्दन लंबी होती है, बाल प्राय घुंघरीले और करे होते हैं, आंखें गोल और ठहरने दुर्बल होते हैं, स्वभाव का कड़ा, झगड़ालू, कुछ अंश में गंभीर, स्पष्ट वक्ता, साहसी, चोर, उद्यमी और सतत किसी न किसी कार्य में संलग्न रहने की प्रवृत्ति आप में होगी। आप मेधावी होंगे, मेधावी, कभी कभी उद्धत चित्त का भी परिचय देने वाले आप होंगे। बाल्यकाल में अनेक कहानियों का सामना करने वाले, स्वतंत्रता प्रिय और उदार प्रकृति का आप होंगे। और ऐसा विश्वास हो जाने पर कि किसी मनुष्य को सहायता की आवश्यकता सचमुच में है तो उसको सहायता देने में प्राणपण से भी लग जाएंगे। कार्य संपन्न करने में निर्भय और निसंकोच आप रहेंगे। उच्च पदाभिलाषी तथा सद्गुण विशिष्ट होंगे। संपत्ति स्थिर नहीं रहेगी, यात्रा प्रिय होंगे और प्रायः अल्पाहारी भी होंगे। आपके शरीर के किसी स्थान में व्रणादि के भी चिन्ह उपस्थित होंगे। आपके लिए सूर्य सबसे सुखदायी, बृहस्पति भी सुखदायी, परंतु सूर्य से कम। साधारण नियमानुसार नवमेश बृहस्पति और दशमेश शनि आपस में किसी प्रकार का संबंध नहीं रख रहे हैं, है ना, दोनों का अलग से है, परंतु मेष लग्न वाले आप हैं, अतः बृहस्पति और संबंध रहने पर भी राजयोग नहीं होगा, क्योंकि पराशर का मत है कि दशमेश और एकादशेश एक ही ग्रह हो तो राजयोग भंग होता है। अतएव आपके लिए बृहस्पति और शनि का एक स्थान में रहना किंचित अनिष्टकारक ही माना जाएगा। बृहस्पति दसमस्थ होने पर भी आपके लिए अशुभ ही है, कारण बृहस्पति दशम स्थान में नीच होता है, परंतु नीच भंग राजयोग उपस्थित है, अतः सुखदायी होगा। शनि, बुध और शुक्र आपके लिए अशुभ फलदायक होंगे। शनि और बुध प्रायः मार्केश होंगे, शुक्र यद्यप द्वितीयेश एवं सप्तमेश होंगे, इस कारण मार्केश कहा जा सकता है, परंतु प्रायः मृत्युदायक नहीं होगा। चंद्रमा और बृहस्पति, मंगल और रवि तथा रवि और शुक्र आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं, अतः आपके लिए मंगल अष्टमेश होने पर भी अनिष्टकारी नहीं होगा। आपको प्रथम नवांश में अपने प्राकृतिक स्वभाव को विशेष रूप से प्रकट करना होगा। आपको मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि आपको रुचि के अनुसार सोने में कमी नहीं करना चाहिए, अर्थात शारीरिक और मानसिक विश्राम पर पूर्ण ध्यान देना अनिवार्य है। आपको मस्तिष्क की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। साधारण व्यायाम और स्वच्छ वायु का सेवन आपके लिए आवश्यक होगा। यदि व्यक्तित्व की चर्चा प्रारंभ करना चाहें तो आप निडर, साहसी, उद्यमी, जिद्दी और स्वेच्छाचारी प्रकृति के आप जातक होंगे। पुनः फलदायी व्यवसाय से संबंधित चर्चा करना चाहें तो आपके लिए कृषि, सेना, पुलिस, राजनीति, अन्वेषण और स्पोर्ट्स का कार्य आपके लिए बहुत उत्तम कोटि का होगा। आपके जीवन में बीमारी से संबंधित यदि बात करना चाहें तो आंत्रशोथ, रक्त विकार, नेत्र विकार और सिर संबंधी रोगों से परेशानी अर्थात पीड़ा झेलनी होगी। आप सिर पीड़ा से प्रभावित होंगे। स्वास्थ्य हेतु आपके लिए 3, 11, 15, 21, 27 और 45वां वर्ष आपके लिए अनिष्टकारी होगा, लेकिन भाग्योदय वर्ष आपका 16, 18, 22, 28, 32, 33, 36, 45, 46, 54 और 62वां वर्ष आपके लिए विशेष शुभदायक होगा। यह स्वर्णदायक वर्ष होगा, है ना। और यदि शुभ अशुभ दिन की चर्चा करना चाहें तो मंगलवार आपके लिए शुभ, शुक्र और शनि कष्टकारी होगा। यदि रंग से संबंधित बात करें तो सफ़ेद, गुलाबी, पीला और नारंगी, कत्थई आपके लिए माफिक होगा, बहुत सुंदर होगा। पंच महापुरुष के अंतर्गत आपकी कुंडली में रोचक नामक योग भी प्राप्त है। मार्केश की चर्चा आप श्रवण कर ही चुके हैं।
ऐसे आपके लिए बुध और शुक्र प्रबल मारक और मार्केशी होगा, और नीच राहु और केतु गुरु हैं। रत्न आपके लिए मंगल और चंद्रमा से संबंधित कभी भी जीवन में आप धारण कर सकते हैं। ऐसे मंगल का मूंगा है और चंद्रमा का मोती है, उपरत्न मून स्टोन है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फलादेश से संबंधित सबसे प्रथम हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। आपके लिए महर्षि का कहना है कि छठे स्थान में 27 डिग्री पर सूर्य की स्थिति है। अतः रोग, शत्रु एवं झगड़े के स्थान में अपने सामान्य मित्र बुध की राशि पर स्थित सूर्य के प्रभाव से आपको विद्याध्ययन के समय कठिनाइयां उत्पन्न हुई होगी। आपको विद्याधन में कुछ कठिनाइयां तो करेगी, परंतु छठे स्थान पर बैठा हुआ उष्ण स्वाभाविक ग्रह अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। अतः आप विद्वान भी होंगे और बुद्धिमान भी होंगे, साथ ही शत्रु पक्ष पर निरंतर विजय भी प्राप्त करने वाले आप होंगे। सूर्य की 7वीं दृष्टि अपने मित्र गुरु की मीन राशि पर व्यय भाव पर पड़ने के कारण आप अधिक खर्चीले होंगे और बाहरी स्थानों से लाभ एवं सफलता की भी खूब प्राप्ति आपको होगी। आप स्वदेश की अपेक्षा बाहरी स्थानों में अधिक सम्मान प्राप्त करेंगे। आपके प्रभाव से संतान पक्ष के प्रति मन में कुछ चिंताएं एवं परेशानियां अवश्य बनी रहेगी। ये छठे स्थान सूर्य का प्रभाव लागू हुआ। चंद्रमा आपकी कुंडली में प्रथम भाव में है। प्रथम भाव में चंद्रमा है, अतः आपको तनुगत कुमुदे से वित्तपूर्णः सुखी स्यात्, बहुतर धन भोगी बीर्ययुक्तः सुदेही, भवति च यदि नीचः चंद्रमा पापगोवा, जडमतिरतिदीनः स्यात् तदा वित्तहीनः। प्रथम भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से आप बहुत धनों का भोगी, बलवान, सुंदर देह वाले होंगे, किंतु चंद्रमा और शनि की युति होने के कारण आपको रोचक नामक राजयोग हुआ, जो भाव फल के बाद फलादेश करेंगे। अब मंगल का फलादेश हम श्रवण करें। मंगल भी आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में है और महर्षि का कहना है कि उदर दसन रोगी शैशवे लग्न भौमे, पिशुनमते कृशांगः पापकृत कृष्ण रूपः, भवति चपल चित्तो नीच सेवी कुचैली, सकल सुख विहीनः सर्वदा पापशीलः। लग्नस्थ मंगल के होने से बालावस्था में पेट और दांत में रोग होने की संभावना बनी रहती है और स्वभाव में चुगलखोर, कृष्णदेह, पापी, कृष्ण वर्ण, चंचल, नीच का सेवक, मलिन वस्त्रधारी और सब प्रकार से हीन हुआ करते हैं। मंगल जो है सो आपकी कुंडली में प्रथम भाव में विद्यमान है। अतः महर्षि भृगु का कहना है कि पहले शरीर स्थान में अपने ही राशि पर बैठे हुए मंगल के प्रभाव से जातक का शरीर पुष्ट होगा तथा उसमें आत्मबल प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, परंतु मंगल के अष्टमेश होने के कारण उसे कभी कभी रोगों का शिकार भी होना पड़ता है। मंगल की ऐसी स्थिति होने पर जातक को माता के सुख, घर, मकान आदि के संबंध तथा व्यवसाय एवं पत्नी के मामले में कुछ परेशानियां उठानी पड़ती है। अष्टम आयु भवन को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण जातक की आयु लंबी तथा उसे
पुरातत्व का लाभ भी होता है। अब बात रही बुध की। बुध आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में है और सप्तम स्थान पति पत्नी का होता है। इस प्रकार सप्तम केंद्र एवं पति तथा पत्नी के स्थान में अपने मित्र बुध शुक्र की राशि पर सप्तम केंद्र एवं स्थित तथा व्यवसाय के भवन में बुध अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित होने के कारण जातक अपने पुरुषार्थ एवं उद्योग द्वारा व्यवसाय में सफलता प्राप्त करेगा तथा बुध के शत्रु स्थानाधिपति होने के कारण कुछ कठिनाइयां भी आएगी। ऐसी स्थिति स्त्री पक्ष के विषय में भी रहती है। बुध अपने साथ में मित्र से मंगल की मेष राशि वाले प्रथम शरीर भाव को देखता है, अतः आपको कुछ शारीरिक कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा तथा रोगों का शिकार भी बनना पड़ता है। बुध की ऐसी स्थिति के प्रभाव से आपको भाई बहन के द्वारा सहयोग भी मिलेगा तथा विवेक बुद्धि प्रबल बनी रहेगी। महर्षि का कहना है कि सप्तम स्थान में बुध की स्थिति हो तो जातक को क्या होगा। तुरग भावगते हरिणांकजे भवति चंचल मध्य निरीक्षणा विपुल वंश भव प्रमदाधिपति सच भवेच्छुभगे शशि वंशजे। सप्तम भाव में बुध की स्थिति होने से जातक चंचल और मध्यम दृष्टि वाला लेकिन शुभग्रह होने के कारण आप उच्च कुलोत्पन्न स्त्री का पति भी होंगे। अब बात रही गुरु की। 10वें मकर राशि पर स्थित 9 डिग्री पर गुरु विद्यमान है। 10वें स्थान पर अर्थात दशम मंदिर गे च बृहस्पतौ तुरगरत्न विभूषित मंदिरा भवति नीति गुणैर्बुध सम्मत परधनांग नववर्जित धार्मिक। दसमस्त बृहस्पति होने के कारण जातक वाहन और वाहक दोनों होगा। रत्नादि से पूर्ण घर वाला, नीति और गुण से पंडितों का मान्य तथा परधन और परस्त्री के लोभ से हीन धर्मात्मा पुरुष होगा। महर्षि भृगु का कहना है कि 10वें पिता एवं राज्य के भवन में अपने शत्रु शनि की राशि पर बैठे हुए व्ययेश तथा नीच गुरु के प्रभाव से आपको पिता तथा राज्य के पक्ष में हानि एवं व्यवसाय के पक्ष में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः उसके भाग्य की विशेष उन्नति नहीं हो पाएगी, अर्थात आपके भाग्य की विशेष उन्नति नहीं हो पाएगी। गुरु 5वीं दृष्टि से धनुभाव को देखता है, अतः कुटुंब तथा धन का अल्प लाभ होगा। 7वीं उच्च दृष्टि से माता तथा सुखे चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता एवं भूमि का सुख प्राप्त होगा। एवं 9वीं मित्र दृष्टि शत्रु स्थान को देखने के कारण शत्रु पक्ष में आपके भाग्य की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त होगा। अब बात रही शुक्र की, तो आपकी कुंडली में अष्टम स्थान में शुक्र है, वृश्चिक राशि का अष्टम स्थान में। और अष्टम स्थान में यदि शुक्र हो तो उसका क्या फल होता है। निधन साध्म गते भृगुजे जनो विमल धर्मरतो नृपसेवकः भवति मांस प्रियः पृथुलोचनो निधनमेति चतुर्थ व्ययस्यपि। अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति होने से जातक धर्मात्मा, राजा का सेवक, मत्स्य मांस प्रिय, विशाल नेत्र तथा चतुर्थ वयस यानी पूर्ण रूपे दीर्घायु प्राप्त करने वाला जातक होता है। लेकिन महर्षि भृगु का कहना है कि 8वें मृत्यु तथा आयु भवन में अपने सामान्य शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि पर स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को स्थिति तथा व्यवसाय के पक्ष में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
साथ ही धन की भी कमी बनी रहेगी, परंतु उसे पुरातत्व एवं आयु की शक्ति विशेष रूप से प्राप्त होगी। इस स्थान से शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से धन एवं कुटुंब के द्वितीय भाव को अपनी राशि में देखता है, अतः कठिन परिश्रम के साथ आपके धन एवं कुटुंब की वृद्धि होगी। लेकिन ऐसा जातक अपने परिश्रम एवं चतुराई से प्रतिष्ठा भी प्राप्त करता है। अब बात रही तृतीयस्थ शनि, जो मिथुन राशिस्थ विद्यमान है। महर्षि का कहना है कि तीसरे पराक्रम भवन में अपनी मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित शनि के प्रभाव से जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है तथा भाई बहनों का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है। जातक के पराक्रम से वृद्धि होती है तथा भाई बहनों का यथेष्ट सुख प्राप्त होता है। साथ ही पिता एवं राज्य के क्षेत्र से भी सहयोग मिलता है। इस स्थान से शनि तीसरी दृष्टि शत्रु दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, अतः विद्या तथा संतान के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलेगी। 7वीं शत्रु दृष्टि से नवम भाव को देखने के कारण आपको भाग्य तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलेगी। 10वीं शत्रु दृष्टि से खर्चा स्थान को देखने के कारण आपका खर्चा अधिक होगा तथा बाहरी स्थानों से संतोष प्राप्त होगा। शनि तृतीयस्थ मौजूद हैं, अतः महर्षि का कहना है कि सहज मंदिर गे तपनात्मजे भवति सर्व सहोदर नाशकः तदनुकूल निर्पेन समो नर स्वसुत पुत्र कलत्र समान्वितः। तृतीय भाव शनि सहोदर भाई से हीन उत्तम राजा के समान तथा पुत्री सुख से युक्त होता है। अब बात रही राहु की, तो आपकी कुंडली में नवम भाव में बकरी होकर राहु विद्यमान है। नवम भाव बकरी राहु का फलादेश धर्म स्थिति चंद्र रिपौ मनुष्य चांडाल कर्मा पिशुनः कुचैलः ज्ञाति प्रमोदे निरताश्च दीनः कुलाद भीतिमुपैति नित्यम। नवम स्थान में अर्थात भाग्य स्थान में राहु की स्थिति हो तो जातक निंद कर्म करने वाला, चुगलखोर, मलिन वस्त्रधारी, अपने कुटुंबियों को प्रसन्न करने वाला, धनी तथा शत्रुओं के भय से परिपूर्ण होता है। महर्षि भृगु का कहना है कि नवम अब भाग्य में अर्थात नवमें त्रिकोण तथा भाग्य भवन में अपने शत्रु गुरु की राशि पर स्थित नीच राहु के प्रभाव से जातक की भाग्य उन्नति में अनेक प्रकार की कठिनाइयां एवं परेशानियां उपस्थित होती रहेगी। साथ ही धर्म पालन में भी अश्रद्धा बनी रहेगी। सुयश के स्थान पर हानि प्रायः प्राप्त होती है। ऐसी ग्रह स्थिति वाले व्यक्ति का जीवन निराशा एवं कष्टों से भरा रहता है और अंत में बहुत तकलीफें उठाने के बाद बहुत थोड़ी सफलता प्राप्त होती है। अब बात रही केतु की, तो आपकी जन्म कुंडली में जो केतु हैं शनि के साथ तृतीयस्थ 8 डिग्री पर विद्यमान है। तृतीयस्थ महर्षि भृगु का कहना है कि तीसरे भाई एवं पराक्रम के घर में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर स्थित नीच केतु के प्रभाव से जातक के पराक्रम एवं भाई बहन के पक्ष में कमजोरी आ जाएगी। उनके भीतर हिम्मत की कमी पाई जाएगी, परंतु यह भीरु स्वभाव का होने पर भी गुप्त युक्तियों से काम लेकर अपना स्वार्थ साधन करेगा। ऐसी ग्रह स्थिति वाला जातक अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत भी अल्प सफलता प्राप्त करता है तथा उसके पास केवल गुप्त युक्तियों का ही सहारा लेता है। ये तृतीयस्थ राहु का फलादेश है। महर्षि का कहना है कि शिखि विक्रमे शत्रुनाशं विवादे धनं भोगमैश्वर्य तेजोधिकं च
सुहृद वर्गनाशं सदा बाहुपीरा भयोद्वेग चिंता कुलत्वं विधत्ते। तृतीय स्थान में केतु की स्थिति होने से जातक विवाद करने वाले शत्रुओं का नाश, धन का लाभ, भोग, ऐश्वर्य और प्रताप की वृद्धि करता है तथा मित्रों की हानि, अपनी भुजा में पीड़ा, भय और उद्वेग से सदा व्याकुल रहता है। अब हम आपको ये जो है युति फलादेश आपकी जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा एक साथ उपस्थित है, दो ग्रहों की युति है। अतः आप मिट्टी, चमड़ा अथवा शत्रुओं के शिल्प में कुशल कारीगर, धनी, युद्ध कुशल, प्रतापी, आचारहीन, कलह प्रेमी, माता से शत्रुता रखने वाले, व्यवसाय द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले तथा रक्त विकार आदि के रोगों से भी ग्रसित होंगे। लेकिन ये रोचक नामक जो योग दिखाई दिया है पंच महापुरुष योगों में से एक है। महर्षि का कहना है कि रोचक योग क्या होता है? दीर्घायु स्वच्छ कांतिर बहुरुधिर बलः साहसी चाप्त सिद्धेश चारु भ्रू नीलकेशः समकर चरण मंत्र विच्चारु कीर्तिः रक्तः श्यामोति सूरो रिपुबल मथनः कंबुकंठो महौजा क्रूरो भक्तो नराणां द्विज गुरु विनतः क्षाम जानो रुजंगा। अर्थात रोचक योग में उत्पन्न जातक दीर्घायु, स्वच्छ कांति, रक्ताधिक बल, साहसी, सिद्धि प्राप्त, सुंदर भ्रू यानी भ्रिकुटी, नीलकेश, हाथ पैर सुडौल, मंत्रज्ञ, रक्त श्याम वर्ण, बरासुर, शत्रुजित, शंख समान कंठ, बड़ा पराक्रमी, दुष्ट, ब्राह्मण गुरु के सामने विनयी, जनता में प्रेम, पैर से ऊपर कटी से नीचे का भाग दुबला होता है। खट्वांग पास वृख का मुख चाक्र बीना विज्ञान का हस्त चरण सरलांगुलिः स्यात् मंत्राभिचार कुशलस्तुलयोत सहस्रम मध्यं च तस्य गदितं मुखधैर्य तुल्यम्। अर्थात इस योग में उत्पन्न जातक का हाथ पैर में खट्वांग, पास, वृक्ष, धनुष, चक्र, बीना, रेखा समझना चाहिए। सरल अंगुली, मंत्री, हजारों में एक, न बड़ा न छोटा, मध्यम कद का जातक और लंबे मुख वाला होता है। साथ ही सहजस्य विद्यस्य तथोज्जयिन्या प्रभो शरत्साप्ततिरायु अस्मात् शस्त्राग्नि चिह्नो रुचकाभिधाने देवालयांते निधनं करोति। इस योग में उत्पन्न जातक सहित विंध्य पर्वत एवं उज्जैनी आदि देश में भी जाकर अपने सम्मान, मान, प्रतिष्ठा का रक्षा करते हुए दीर्घायु प्राप्त कर शस्त्र अस्त्र से चिन्ह तथा अंत में देवालय में भी रहकर समय बिताता है। अब बात रही आपकी जन्म कुंडली से संबंधित महादशा का फलादेश, तो हम अब आपको महादशा से संबंधित फलादेश श्रवण करवाते हैं। आपका जन्म सूर्य की महादशा में कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म होने के कारण अ अक्षर से संबंधित नाम का वर्णन भी हम पूर्वावस्था में कर ही चुके हैं और इस कारण आपका जन्म सूर्य की महादशा में हुआ और सूर्य की महादशा 15/6/1978 तक रही। बाद में 10 वर्षों के लिए चंद्रमा की महादशा आ गई जो 15/6/1988 तक चंद्रमा की महादशा रही और चंद्रमा आपकी तनु स्थान में विद्यमान है। कुल मिलाकर यह समय बड़ा संतोषजनक रहा। लेकिन इसके बाद 7 वर्षों के लिए मंगल की महादशा आ गई और मंगल भी आपके जन्म स्थान में ही है अर्थात लग्नस्थ ही है।
जो 15/6/1995 तक मंगल की दशा रही। बाद में 18 वर्षों के लिए राहु की महादशा आप पहुंची, जो 15/6/2013 तक राहु की महादशा रही। और आपकी जन्म कुंडली में राहु नवम स्थान में अर्थात भाग्य धर्म के स्थान में विद्यमान है। अतः यह समय आपके लिए मतिभ्रम, सर्वशून्यता, विपत्ति, कष्ट, रोग, धनहानि, प्रिय वियोग, अपने रिश्तेदारों में किसी का मौत होना भी परिलक्षित होता है, परिनिष्ट होता है, तथा मृत्यु तुल्य एवं अन्य अनेक प्रकार के कष्टों का भी सामना करना पड़ता है राहु की महादशा में। लेकिन इसके बाद 16 वर्षों के लिए गुरु की महादशा आ गई और गुरु आपके मकर राशिस्थ 9 डिग्री पर विद्यमान है, जो पिता राज्य के स्थान में है। और 15/6/2013 के बाद 15/6/2029 तक गुरु की महादशा रहेगी। और इस महादशा में आपको बड़े बड़े लोगों से सम्मान, जस की प्राप्ति, मित्र एवं रत्नों का लाभ, शत्रुओं पर विजय, आरोग्य, शारीरिक बल तथा अन्य अनेक प्रकार के सुखों का लाभ, साथ ही सभी मनोरथ भी पूर्ण होंगे। महादशा का फलादेश, जो पहले हम भाव फल का वर्णन किए हैं, ये प्रायः महादशा का फल भाव फल पर ही आधारित है। अब याद रखें कि 15/6/2029 के बाद 19 वर्षों के लिए शनि की महादशा आ रही है, जो 15/6/2048 तक रहेगी। और शनि की महादशा में आपको मिथ्यापवाद, बंधन, आश्रय का नाश, धान्य हानि, स्त्री पुत्र संतान से दुख, सब कामों में हानि तथा असफलताओं का सामना भी करना पड़ेगा। और आपकी जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में पराक्रम के स्थान में शनि विद्यमान है, अतः पराक्रम और संस्कार की भी हानि होगी। लेकिन इसके बाद बुध की महादशा 15/6/2048 के बाद 15/6/2065 तक बुध की महादशा रहेगी। और यह महादशा आपके लिए बड़ा स्वर्णिम समय रहेगा। उन्होंने इस महादशा में अन्य अनेक प्रकार के भोग, सुख, धन, वैभव, गाड़ी घोड़ा, बंगला, वाहन, दिव्य मनुष्यों की आगमन और आपके सभी आनंद एवं ऐश्वर्यों की भी वृद्धि होगी, है ना। लेकिन अब हम आपके विंशोत्तरीय महादशा के अनुसार गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा या नवग्रहों की अंतर्दशा के बारे में फलादेश वर्णन कर रहे हैं। गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा 3/8/2015 तक रही। यह समय बड़ा स्वर्णिम रहा। लेकिन उसके बाद गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा 15/2/2018 तक शनि की अंतर्दशा रही। और इसमें आपको आपका आचरण और खान पान की स्थिति, धन, धर्म, वस्त्र, सुख की अभावावस्था महसूस हुई होगी, जो समय व्यतीत हो गया। लेकिन गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा 22/5/2020 तक रही और यह समय आपके लिए मिला जुला कर बहुत अच्छा रहा, अनुकूल रहा। लेकिन गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा 22/5/2020 के बाद 28/4/2021 तक ये केतु की अंतर्दशा रही। और इसमें आपको संतान एवं भाइयों को बतलाता है कि कहीं शरीर में चोट लगना या कुछ मानसिक या शारीरिक कुछ पीड़ा, अपने स्थान से अलग इधर उधर भ्रमण का भी योग बनता है। लेकिन ये भी समय व्यतीत हो गया। अभी आपको गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो 15/10/2024 तक गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। और सूर्य की अंतर्दशा आपके लिए बड़ा सुंदर है, क्योंकि इसमें शत्रुओं पर विजय तथा राजा से सम्मान का मतलब है बड़े बड़े लोगों से मिलन और प्रतिष्ठा, जस की प्राप्ति का होना, तेज प्रताप तथा साहस में अत्यधिक वृद्धि एवं अन्य अनेक प्रकार के सुखों का भी सामना करना
पड़ेगा। लेकिन उसके बाद 15/10/2024 के बाद गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है, जो 15/2/2026 तक रहेगी। इसमें आपको अनेक महिलाओं के साथ भोग संपर्क की भी वृद्धि होगी, प्राप्ति होगी। आपके शत्रु नष्ट होंगे। राजा के समान आपके प्रभाव एवं प्रताप में भी वृद्धि होगी। सुख और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होगी। इसके बाद मंगल की अंतर्दशा आ रही है, जो 22/1/2027 तक मंगल की अंतर्दशा रहेगी। और यह भी समय आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने शत्रुओं पर विजय और धन, धर्म, कीर्ति, यश, स्वास्थ्य एवं सौभाग्य की भी प्राप्ति होगी। लेकिन 22/1/2027 के बाद 15/6/2029 तक की अवधि में गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आ रही है, जो यह पूर्ण रूपेण प्रतिकूल है, क्योंकि गुरु की राशि में धनु राशिगत राहु विद्यमान है 8 डिग्री पर और वक्री अवस्था में है। वक्री ग्रह का फलादेश प्रायः अच्छा होता है, क्योंकि हम भाव फल में ही कह चुके हैं। लेकिन महादशा का फलादेश जब करेंगे तो भाई बंधुओं, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों से कुछ विरोधाभास की स्थिति भी आ जाएगी और रोग मृत्यु तुल्य कष्ट एवं कलह की भी प्राप्ति का होना भी दिग्दर्शित होता है। अपने स्थान से आप अन्यत्र भी जा सकते हैं। मन में विभिन्न प्रकार की अशांति रहेगी। ये राहु की अंतर्दशा का फलादेश है। तो अब आप समझ चुके कि आपकी कुंडली क्या बतलाती है, क्योंकि ललाट पट्टे लिखता विधात्रा षष्ठी दिने याक्षर मालिका च तां जन्म पत्रिम प्रकटिम विधत्ते दीपो जथा वस्तु धनांधकारे। अंधकार में वस्तुओं को दिखाई नहीं पड़ती, कौन सी वस्तु कहाँ रहती है, इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। और यही प्रकाश जन्म कुंडली है, जीवन को सुखमय और सुदृढ़ बनाने के लिए एक सच्चा गुरु साबित होता है। बस इन्हीं बिंदुओं के साथ आपकी जन्म कुंडली का फलादेश गणेश अर्पण करता हूँ।